जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्पेशलाइजेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो अब हमें पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के बारे में। ये सेम वीडियो मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे का जो वीडियो है वो वीडियो आपको मिलता रहेगा क्लासेस के बेसिस पे। तो जो सबसे पहला हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ना है, तो ये दो ब्रांचेज का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे होंगे कि हमें पता है कि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। हमने पढ़ा होगा डिफरेंट फेजेज पढ़ते हैं जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जैसे इस स्लाइड में हमारे पास दिख रहा है कि हमारे टोटल कितने फेज होते हैं, टोटल 3 फेज होते हैं किसी भी मैटर के। हम अगर मैटर की बात करें, कोई मैटर है तो उसके हमारे पास 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास सॉलिड दिखता है, दूसरा लिक्विड दिखता है और तीसरा गैस दिखता है। हम यहाँ पे किस टर्म्स की बात कर रहे हैं? फ्लूइड की बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। तो हम सॉलिड और गैस की बात नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे? लिक्विड की बात करेंगे। और लिक्विड को ही क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए दोनों को एक दूसरे में क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो हमें ये चीज़ें पता है कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट फ्लूइड। जो वर्ल्ड में या ये बात करें कि हमारी यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्वांटिटी में जो फ्लूइड है वो हमारे पास H2O है, जिसको हम वाटर के टर्म्स में जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फ्लूइड हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो हमारे पास वाटर है पूरे अर्थ पे। और वाटर जो हमारे पास है ये ऑल लिविंग बींग्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जितने भी हमारे पास जीवित प्राणी हैं उन सारे जीवित प्राणियों के लिए क्या है, रिक्वायर्ड भी है। बिना वाटर के जो लाइफ है उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल सा लगता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये लाइन का मतलब समझ जाए कि फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अगर हमें डिजाइन करना है, डिजाइन का मतलब ऑन पेपर पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब फील्ड पे जाके उस मीन्स जहाँ पे वो चीज़ें बनानी है वो चीज़ें वहाँ पे बनाएंगे। जैसे घर होता है, घर का नक्शा जो बनता है वो पेपर पे बनता है तो उसको डिजाइन बोलेंगे, लेकिन जब घर बनाने लगेंगे, मशीन से लगेंगी बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जब हम चाहे डिजाइन करें या हम कंस्ट्रक्ट करें किसका, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, तो उस केस में स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ वाटर, कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, वाटर किस टाइप का फोर्स लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होते हैं, पास्कल लॉ क्या होता है, बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी, ये सारी चीज़ें वाटर पे अप्लाई होती हैं। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उसकी क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, किसकी, वाटर की, एंड इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके फ्लो के बारे में भी पता लगाना पड़ता है कि ये कैसा फ्लो है, किस हिसाब से है, कितनी स्पीड है, ज़्यादा स्पीड रहेगा तो कितना नुकसान करेगा, कम स्पीड है तो क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ही एसेंशियल हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी हो जाती है जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फील्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंड इट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ये जो पूरी ब्रांच चलती है, अगर कोई एमटेक करने जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में एमटेक कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? अब देखिए यहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स बीइंग द जनरल टर्म एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि ये तो यहाँ इतने जो टर्म्स लिखा गया है, ये लिखा गया है कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स एक फील्ड है जो भी इंपॉर्टेंस है, जितने भी फील्ड है वो सारे इंपॉर्टेंस हैं। अब इनमें ये जो टर्म्स लिखा गया है यहाँ से कि फ्लूइड मैकेनिक्स बीइंग द जनरल टर्म अप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड, कि जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है वो क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड का क्या है, जनरल मैकेनिज्म है, कि हर एक टाइप का फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, उनके बारे में पता करना, ये सारी डिटेल कौन बताता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी जाती हैं, उन वहाँ से गेन की जाती हैं। जैसा फ्लूइड अभी आपने देखा, लिक्विड फॉर्म को हम जनरली क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो हमारे पास फ्लूइड हो गया। फ्लूइड की आपने देखा, फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म, जितने भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। इसकी स्टडी करना,
इसका क्या करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। तो फ्लूइड का जो स्टडी होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, और शॉर्ट फॉर्म में उसको एफएम बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा हमारे पास था हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। हमने अभी ध्यान से सुनिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उन सारी चीज़ों का स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद हम उसका कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उस नॉलेज का कहाँ पे हम अप्लीकेशन कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें उसका बना रहे हैं, वो कहलाता है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। और कुछ चीज़ें हम जो बना देते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जैसे कि फ्लूइड के बारे में हमें सारी चीज़ें पता चल गया, वाटर कुछ है और वाटर से रिलेटेड हमने एक डैम बना दिया, वाटर से रिलेटेड हमने एक कैनाल बना दिया। तो ये जो डैम बनाया, ये कैनाल बनाया, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जो फ्लूइड है, जो हमारे पास डैम है या कैनाल है, ये हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जितनी चीज़ें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हुआ, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी फ्लूइड का मैकेनिक्स, इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, और उसका मैकेनिक्स मीन्स कितने टाइप के फोर्सेस, कहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कितनी इसकी स्पीड है, कितना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से बर्नौली थ्योरम पे काम करेगा, कि हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होगी, कि मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन होगा, क्या अप्लाई होगा, कैसे उसकी बिहेवियर होगा, वो उसकी स्टडी होगा। और उस स्टडी के बेसिस पे हम अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कहलाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ पढ़ेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, और जब इसका एप्लीकेशन के थ्रू कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। टू द प्रॉब्लम डेली, जो हमारे पास डेली प्रॉब्लम आ रही है उस पर कुछ इसका एप्लीकेशन कर दिए। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कोई कलेक्शन स्टोरेज, एग्जाम्पल के तौर पर हमने डैम बना दिया, वहाँ पे क्या हुआ, सारा वाटर कलेक्ट हुआ। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मेजरमेंट एंड यूज ऑफ वाटर, तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैनाल के थ्रू यूज़ करेंगे। अगर लार्ज क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है तो उसको वाटर पाइपलाइन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमारे पास छठा था, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। सबसे छोटी ब्रांच होती है, बहुत मीन्स इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है लेकिन ब्रांच छोटा होता है। इसके बाद वाटर से रिलेटेड और भी दो ब्रांचेज आते हैं, वाटर रिसोर्स ब्रांच और इरिगेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। वाटर रिसोर्सेज ब्रांच एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ब्रांच, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब देखिए क्या मेंशन किया गया है कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट, क्या क्या चीज़ है, मेजरमेंट का मतलब नापना, या कोई भी चीज़ का हमें क्या करना, मेजर करना। यूटिलाइजेशन, कितना हम उस जो भी हमारे पास वाटर है हम उसको कितना प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं, कितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना हम उपयोग कर पा रहे हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और हम कौन कौन से और डेवलपमेंट मीन्स क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं या फिर प्रगति कर पा रहे हैं किस फील्ड में, ऑफ वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में, ताकि हम क्या कर पाएँ, फॉर एग्रीकल्चरल, म्यूनिसिपल एंड पावर जनरेशन पर्पज। किस किस पर्पज के लिए, एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी के लिए, म्यूनिसिपल मीन्स घरेलू उपयोग के लिए, एंड तीसरा पावर जनरेशन पर्पज। इन सारे पर्पज के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज, म्यूनिसिपल पर्पज एंड पावर जनरेशन पर्पज के लिए हम जो हमारे पास वाटर है, उसका वाटर का जो रिसोर्स है उसके बारे में मेजरमेंट करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। किस किस में, एग्रीकल्चर में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, पावर जनरेशन में। तो यहाँ पे हमारे क्या वो जो टर्म्स आते हैं, वो जो इंजीनियरिंग होती है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। फिर क्या लिखा हुआ है, वाटर इज सप्लाई टू द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑल्सो, कि आपने देखा होगा कि जो फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ पे भी वाटर क्या किया जाता है, सप्लाइड किया जाता है, सिंचाई वहाँ पे भी होती है। हेंस, अतः सुटेबल वाटर रिसोर्सेज आर टू बी आइडेंटिफाई। अतः जब हमें पता है कि खेतों के लिए सिंचाई की चाहिए नहीं, तो हमें सूटेबल व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में पानी की पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, तभी हम टाइम टू टाइम खेतों को सिंचाई करा पाएंगे। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम पर्याप्त मात्रा में उसकी सिंचाई नहीं करा पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें क्या हो जाएगा, पानी का अभाव हो जाएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही रिसोर्स पता करके रखने पड़ेंगे कि हमारे पास रिवर है तो अच्छी बात है, वहाँ से कैनाल बना लेंगे, डैम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें उसके बारे में कहीं ना कहीं से क्वांटिटी उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो हमें पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से वो सिंचाई के लिए यूज करेंगे पानी। एंड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर आर ऑल्सो टू बी बिल्ट। वाटर रिटेनिंग, पानी को रोक के, रिटेन का मतलब होता है रोकना, तो पानी को रोक के रखने वाले स्ट्रक्चर भी बनाए जाने चाहिए ताकि वो क्या करे, पानी को रोक के रखे। पानी को रोक के रखने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे डैम होता है, बैराज होता है, तो डैम और बैराज को भी क्या होता है, बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, हमें वाटर रिसोर्स का पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्स होते हैं। प्रीवियस क्लासेज जिन्होंने अटेंड की होगी उन वहाँ पे हमने डिस्कस किया थी, वाटर के रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हमने डिस्कस किया था, एक के बारे में हमने पढ़ा था, एक हमारे पास होता है सरफेस वाटर, एक हमारे पास होता है सरफेस रिसोर्स, और एक हमारे पास होता है सब सरफेस। एक हमने सरफेस की बात की थी, एक हमारे पास सब सरफेस की बात की थी। सरफेस का मतलब जो ज़मीन के ऊपर है, सब सरफेस जो ज़मीन के नीचे है, ऐसे सोर्सेज। ज़मीन के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें बात की थी कि ओशियन जो हमारे पास दिखते हैं, जो हमारे पास रिवर दिखती है, जो हमारे पास लेक होता है, जो हमारे पास पॉन्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी सरफेस में। सब सरफेस में हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने सब सरफेस में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जितने भी वेल होते हैं, चाहे हम ट्यूब वेल की बात करें, वेल में कौन कौन सा हमारे पास देखने को मिलता है, ट्यूब वेल होता है, ट्यूब वेल। इसके बाद हमारे पास ओपन वेल होता है, इस वेल को हम बात करें जो कुआं होता है, ओपन वेल होता है। या इसके अलावा हमारे पास पंप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पंप का मतलब है हैंड पंप का यूज़ किया या सबमर्सिबल पंप का यूज़ किया, तो बहुत सारे पंप होते हैं, वहाँ से भी ये चीज़ें निकाली जाती हैं। और एक नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जब हम डिटेल इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग जिसे हमारे पास झील और झरने निकलते हैं, वो क्या होता है, स्प्रिंग कहलाता है। तो ये हमारे पास ज़मीन के अंदर से जो जितने भी पानी आएंगे उनको कहते हैं सब सरफेस जो हमारे रिसोर्स हैं, और जो ज़मीन के ऊपर होते हैं वो हमारे पास सरफेस रिसोर्स कहलाते हैं। तो रिसोर्सेज पता करना, उसके अलावा इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हमें क्या करना, एग्रीकल्चर फील्ड में सिंचाई करनी है तो उसके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था पहले से करना, ये काम होता है वाटर रिसोर्स इंजीनियर का और इरिगेशन इंजीनियर का। और हमें वाटर पहुंचाना है, खेतों तक सिंचाई करनी है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाना। क्या क्या चीज़ें पता लगाना, कि जो हमारा वाटर है वो कहाँ कहाँ से पास होके जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि हम कहीं से पास करा देंगे। जो कैनाल भी बनाएंगे हम, अगर सपोज नहर बनानी है तो रेंडमली कहीं से थोड़ी बना देंगे किसी के घर के बगल से। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे पास ज़रूरत है किसकी, सिंचाई की। चलिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर फील्ड में हमारे पास सिंचाई की ज़रूरत है। फिर हम प्लान करेंगे। प्लान क्या करेंगे कि अगर सपोज करिए कि किसी एरिया में हमारी सिंचाई की ज़रूरत है तो वहाँ तक कैनाल कैसे पहुँचाई जाए, वो सिंचाई की व्यवस्था भी की जाएगी, प्लान की जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, बिल्डिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग मीन्स बनाना होगा क्या, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, पानी को रोक के रखने वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे कि कोई टैंक बनाना पड़ेगा, कोई डैम बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हमारे पास स्टोरेज वाटर है तो वो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फील्ड, कि आसपास जो कहीं जो स्टोरेज है वहाँ को उस पानी को स्टोर करना पड़ेगा, इज नोन द वाटर रिसोर्सेज। अब ये सारी चीज़ें हमें स्टोर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो पानी हम सिंचाई में, या जैसे सिंचाई 2 महीने की बाद की ज़रूरत है, अब डेली सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फसल बोया गया तो उससे पहले कुछ सिंचाई करते हैं जिसको पलाऊ बोलते हैं, पलाऊ इरिगेशन बोलते हैं, या किसी बोलते हैं पलेवा करना है। वो क्या करते हैं, नमी खेतों की कम हो जाती है, जो खेतों में नमी कम हो जाती है तो फसल बोने से पहले कुछ दिन पहले क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। फिर फसल बोते हैं, फसल बोने के कुछ दिन बाद जब फसल क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब एक सिंचाई करते हैं। फिर उसके बाद एक एक 2-2 महीने के अंतराल पे, या जितना भी हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, कि किस टाइप की क्रॉप है, हमें सिंचाई करनी होती है। कुछ क्रॉप में सिंचाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम सिंचाई करते रहते हैं। तो सिंचाई, हमें आज पानी मिल रहा है तो हमें आज ही सारा पानी नहीं रखना है, हमें आज तो यूज करना ही है। प्लस हमें अगर 2 महीने बाद, 2 मंथ के बाद अगर सिंचाई करनी है तो 2 मंथ के बाद भी पानी को स्टोर करके रखना है कि उस समय भी सिंचाई हो पाए। तो इन सब चीज़ों को कौन डील करेगा, तो वाटर रिसोर्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट डील करता है। साथ ही साथ क्या करता है, कैनाल बनाता है।
कैनाल मीन्स नहर का निर्माण करना, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स हमारे पास नहर से जो छोटी छोटी नहरें निकलती हैं उनका, डिस्ट्रीब्यूटरी एक्विडक्ट का बनाना, इसके अलावा रेगुलेटर का बनाना, ये सारे के सारे इरिगेशन का पार्ट है। और ये इसकी सारे का मीन्स सिंचाई से जहाँ पे भी चीज़ें आ रही हैं वो कौन देखेगा, तो वो सारा का सारा इरिगेशन डिपार्टमेंट देखेगा। आप यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एक इरिगेशन टेक्निक है। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए आपको इरिगेशन टेक्निक दिख रही है। आपने इरिगेशन भी बहुत तरह से देखा होगा। एक तो होता है हमारे पास ओपन डंपिंग टाइप में, कि पानी खेतों में क्या किया, सीधे पे छोड़ दिया, जितना जमीन पे वो क्या होगा, पूरी की पूरी जमीन पे एक तरफ से फैल जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये छिड़काव विधि दिख रही है, छिड़काव विधि दिख रही है। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है वो इमेज हमारे पास क्या दिख रहा है, छिड़काव विधि दिख रहा है। अब छिड़काव विधि है तो छिड़काव विधि में क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास पानी कम लगता है, कम पानी में हम क्या कर लेते हैं, कम पानी में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैपन हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पंप है। और जो हमारे पास ओपन जो फ्री फ्लडिंग होती है, फ्री फ्लडिंग उसको बोलते हैं कि खेतों में पूरी तरह से पानी छोड़ दिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लगता है, पानी लगता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लगेगा उसके बेसिस पे क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वाटर रिसोर्स की। और यहाँ पे अगर कम क्रॉप ज़्यादा है, कम पानी में काम चल गया तो कम हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और कम हमारे पास वाटर रिसोर्स जो इंजीनियर होगा उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो अलग अलग आपको दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंकलर, यहाँ से भी छिड़काव हो रहा है। इमेज में यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उस स्प्रिंकलर के थ्रू क्या होता है, सिंचाई होती है। ये दो अलग अलग टाइप के हमारे पास सिंचाई होता है। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डिसिप्लिन होता है हमारे पास, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन जो इंजीनियरिंग होती है ये हमारे पास एक अलग अनदर ही एम्यूनिटीज है। एम्यूनिटीज का मतलब ये सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने वाली चीज़ें। लोग आज भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पहले भी जाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बनने से क्या हो गया, उनको सुख सुविधाओं की वृद्धि हो गई। आपको जाना हो अलवर से दिल्ली तो पहले भी लोग पैदल जाते थे, पहुंच जाते थे, टाइम लगता था, लेकिन लोगों ने सुख सुविधाओं के लिए क्या किया, अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इंक्रीज किया। तो शुरू में भी हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन एमिनिटी क्या होती है, गुड रोड्स की ज़रूरत होती है हमारे पास। हर किसी को अच्छे रोड की ज़रूरत होती है। तो रोड बनानी है तो रोड के बारे में डिज़ाइन करना, रोड के बारे में इन्वॉल्व होना कि इनकी डिजाइनिंग कितनी होगी। बेस कोर्स शुरू में हमने बताया था कि बेस मतलब कितनी उसकी थिकनेस रखनी है, सरफेस कैसा रखना है, कि हमारे पास बिटुमेन रोड यूज़ करना है कि आरसीसी रोड यूज़ करना है, क्रॉस ड्रेनेज कितना होना चाहिए, अगर रोड इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें फ्लाई ओवर या अंडरपास बनाना चाहिए, अगर रोड पे कहीं ब्रिज आ गया, कहीं पुल आ गया, कहीं सुरंग आ गई, तो वो सारी चीज़ें भी कौन बनाएगा, वो चीज़ें भी सिविल इंजीनियर में जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है वो लोग डील करते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्या लिख रहा है, लास्ट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, कि रोड नीड सुटेबल डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व आल्सो। रोड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रोड्स डिजाइन करते हैं उनमें भी ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे क्या हो, कर्व हो, ऐसे ऐसे रोड हो तो ड्राइवर भी परेशान हो जाएगा कि यहाँ से चलें, और ऐसे ऐसे हमारे पास रोड हैं, कितनी टर्न लेनी है वो परेशान हो जाएगा, और व्हीकल भी आराम से चलेंगी, ज़्यादा स्पीड से चलने की कोशिश की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन सारी केसेज में यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर ऐसा अगर कहीं पे रोड आपको दिख जाए तो इस रोड में आपको दिख रहा है कि जो ड्राइवर चलेगा कैसे कैसे चलेगा, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है। इतनी घुमाव नहीं होनी चाहिए रोड में, इतना घुमाव नहीं होना चाहिए। आप इधर से जा रहे हैं, यहाँ तक जाना है कहीं किसी प्लेस पे, और इतना ज़्यादा घुमाव है तो रोड यूजर भी परेशान हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए जो कर्व का मतलब होता है, कर्व का मतलब होता है घुमाव। तो जो रोड में घुमाव की बात कर रहे हैं हम, कि जो हमारे पास रोड्स हैं उस रोड में जो घुमाव आएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर्व की बात करें या वर्टिकल कर्व की बात करें, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व, तो उसको भी जो होता है उसकी भी नीड होती है कि सूटेबल डिजाइन कर पाए, सुविधाजनक डिजाइन करें। सुविधाजनक रहेगा तो रोड में क्या होगा, अगर कम हमारे टर्न है, अगर ऐसे हमारे पास रोड है तो ड्राइवर आसानी से क्या कर सकता है, टर्न लेके मूव कर सकता है कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, टर्न लिया और आसानी से आगे गया। लेकिन इतनी दूरी में अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्न आ गए तो ड्राइवर के लिए भी क्या हो जाएगी, मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हमने डिफरेंट मोड की बात की थी। 4 मोड हमने देखे थे, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज।
तो रोडवेज की डिजाइनिंग की ज़रूरत होती है। सिमिलर वेज में हमारे पास रेलवे जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस का करना हो, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो, कि बहुत लॉन्ग दूरी, लंबी दूरी हमारे पास क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज़ करना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसके अलावा डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे लाइंस, कि जो हमारे पास रेलवे लाइंस हैं उनका डिजाइन करना, उनका मेंटेनेंस करना, जो रेलवे लाइंस है। सिग्नल सिस्टम, रेलवे में भी क्या होते हैं, बहुत सारे सिग्नल सिस्टम होते हैं, उनको मेंटेन करना, आर द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये सारी चीज़ें भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्बर एंड एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट होते हैं, हार्बर का मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट का मतलब जो हमारे पास जहाँ से प्लेन उड़ता है, तो डिजाइन उनके भी क्या करना पड़ते हैं, डिजाइन करने पड़ते हैं, उनको भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं किया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नुकसान होगा। किसका, जो हमारे पास पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं क्या होगा, नुकसान होगा। फिर क्या देखते हैं, फॉर द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रैफिक सर्वे इज टू बी कैरिड आउट। अगर कोई भी रोड बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए उस रोड पे कितना ट्रैफिक है। अगर हम ऐसे एरिया में जाके रोड बनाने लगे जहाँ से कोई जाने आने का मतलब जाता आता ही ना हो, तो वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें ट्रैफिक का सर्वे करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे ये चीज़ें बनानी पड़ती है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, डील करते हैं डिजाइनिंग के बारे में। उनके बहुत सारे डिजाइनिंग पर्पज़ होते हैं, और उन पर्पज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो मोड्स की बात कर रहे थे हम, कि कितने मोड्स हो सकते हैं या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो 4 तरह से आपको दिख रहा है। एक रोड के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, दूसरा रेलवेज के थ्रू, तीसरा एयरवेज के थ्रू, और चौथा जो हमारे पास होता है सी, जिसको हम बोलते हैं वाटरवेज। तो इसमें क्या करते हैं, शिप चलती हैं, जो जहाज होते हैं पानी के जहाज, पानी के जहाज का यूज किया जाता है। रेल में आपको दिख रहा है यहाँ इमेज में रेलवे के थ्रू है। रोड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रोड पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट व्हीकल का यूज़ करते हैं। सी में क्या होता है, यहाँ पे जहाज दिख रहा है, और एयर में आपको दिख रहा है कि एरोप्लेन्स का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली मेनली हमारे पास क्या है, 4, हम ये बोल सकते हैं कि मुख्य प्रमुख हमारे पास क्या है, 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे यूनिट 4, क्योंकि यूनिट 4 पूरा इसी टॉपिक पे ही है कि ट्रांसपोर्टेशन के हर एक मोड की कुछ विशेषताएं बताइए, कुछ उसमें कमियां बताइए। तो आप रोड के बारे में भी पढ़ेंगे कि रोड की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं। रेलवे भी है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं। सी वाले में भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं, और एयरपोर्ट वाले में भी, एयर वाले में भी हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं। तो वो विशेषताएं और वो कमियां हम उस यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास 9th पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। इन्वायरमेंटल मीन्स कि सब लोग, इन्वायरमेंट एक ऐसा टर्म्स है जिसके बारे में सारे लोगों को पता है। तो इन्वायरमेंट की स्टडी करना, इन्वायरमेंट में हमारे क्या इफेक्ट हैं, क्या अच्छे इफेक्ट हैं, क्या बुरे इफेक्ट हैं, उसकी स्टडी करना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहलाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं, तो जैसा अर्लियर डेज में मैंने बात की थी शुरू के दिनों में, कि जो हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट, और दूसरा पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकेंड। फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट में ये पढ़ते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। और सेकेंड में पढ़ते हैं वो वेस्ट वाटर, अगेन यही आ गया, वेस्ट वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। और दूसरा इसके अलावा जितने भी हमारे पास पॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ये सारे सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंट सेकेंड में पढ़ते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि घरों में हमारे पास क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट आएगी, कितनी आती है, तो हमने डिस्कस किया था 225 लीटर मिनिमम हमारे पास क्या होती है, पर पर्सन पर डे रिक्वायरमेंट होती है। लीटर पर कैपिटा डिमांड की, एक आदमी के एक दिन में एवरेज की बात कर रहा हूँ, 225 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, और उसका 80% भाग क्या हो जाता है, 80% भाग वेस्ट हो जाता है।
तो वेस्ट होने के बाद उसका हम डिजाइन करते हैं, प्रॉपर गटर्स होने चाहिए, नाले होने चाहिए, ताकि पानी किसी के घर के सामने जल जमाव की सिचुएशन ना हो तो वो वेस्ट में हो जाए। पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास है उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी सिविल इंजीनियर पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, सप्लाइंग पोर्टेबल वाटर टू द रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पे सुविधाजनक सप्लाई करना, जो हमारे पास वाटर की ज़रूरत है उस वाटर को सप्लाई करना रूरल एरियाज में, टाउन्स में, सिटीज़ में, ये सारी जगह पे क्या करना, सप्लाई करना वाटर का, यहाँ तक हमें क्या करना है, सप्लाई करना है। एंड साथ ही साथ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, कि जो हमारे पास पानी खराब हो गया, उस वेस्ट हो गया, उस वेस्ट वाटर, अब वेस्ट का मतलब क्या है कि एकदम गंदा ही नहीं बोल सकते। सपोज करिए किसी ने क्या किया, स्नान किया, जो हमारे पास बाथिंग होता है, बाथिंग के बाद भी पानी क्या होता है, जितनी पानी के क्वांटिटी हमने बाथ में यूज किया, बाथ के बाद वो सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हम उस पानी का अगेन कहीं किसी और पर्पज में यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें, जिसने हमने जैसे किसी के घर खाना बना तो फूड को, जिसे खाने को धोने के लिए जितने भी पानी हुआ, तो मीन्स एक बार जो हम सारी चीज़ें यूज कर ले रहे हैं वाटर, वो उसका दोबारा रीयूज नहीं कर पा रहे हैं हम। तो चाहे वो किसी भी पर्पज में यूज कर रहे हैं, चाहे खाना बनाने में, चाहे हम किसी भी पर्पज में, कपड़े धोने में या फिर नहाने में या किसी भी पर्पज में, सारे जगह पे जो भी हमारे पास वाटर एक बार यूज हो जा रहा है उसके बाद वो क्या हो जा रहा है, वेस्ट ही हो जा रहा है। तो उन सारे वाटर जो वेस्ट हो रहे हैं, उन वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना, कि डिस्पोज का मतलब क्या है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक बाहर पहुंचा जाना बिना गंदगी फैलाए। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट, जो हमारे जो घरों से कूड़ा कचरा आ रहा है उसको भी कलेक्ट करना और एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, ये भी क्या है, एक सॉलिड, एक हमारे पास फील्ड का ही, एक सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक तो आप देखिए वाटर का एग्जांपल दूंगा और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा सॉलिड वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट मतलब कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा हर किसी के घर से जनरेट होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाइड करेंगे कि घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा अलग होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला अलग होता है, दवा के कारखानों से निकलने वाला अलग होता है। जैसे दवा के कारखानों से आपको सिरिंज बहुत सारी दिखती हैं, निडल, सुई जो होती हैं, वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास वो वेस्ट होते हैं, वो क्लिनिकल वेस्ट जो होते हैं, क्लिनिक से निकलते हैं, वहाँ पे नीडल्स मिलेंगी आपको, दवाइयों के बहुत सारे पर्चे मिलते हैं, दवाइयों जिसमें दवाइयाँ पैक होती हैं वो फोल्डर्स मिलते हैं आपको, वो सारे डिकम्पोज नहीं होते हैं। घरों से हमारे पास कूड़ा कचरा निकलता है। अगर किसी इंडस्ट्रियल है, चमड़े का उद्योग है, वहाँ से बहुत सारे चमड़े निकलेंगे, कपड़े के उद्योग से कपड़े निकलते हैं, तो ये सॉलिड वेस्ट में कूड़ा कचरा आ गया। सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, वाटर को भी अलग अलग जगह से निकलता है, हमारे हाउसेज से निकलता है, हाउस होल्ड बोलते हैं। अब इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी यूज करेंगे। जैसे अगर आप सपोज करिए कि एक घर में 10 लोग हैं, तो 10 ने अलग अलग तरह के सॉप यूज़ किए, जो सॉप यूज़ किए या शैम्पू यूज़ किए, वो पानी भी कलेक्ट हुआ। उसी घर में 10 घर की बात करें तो 10 घर में 10 तरह के ऑयल यूज हुए, वो 10 तरह के ऑयल भी क्या हुए, आके मिक्स हुए। किसी के घर में दूसरा ऑयल हुआ, किसी के घर में तीसरे टाइप का ऑयल हुआ। तो ये अलग अलग टाइप के ऑयल दिख रहे हैं, अलग टाइप के डिटर्जेंट यूज होते हैं हर किसी के घर में, और यूज करने के बाद वो सारा पानी क्या जाता है, गटर्स के थ्रू ही जाता है। तो क्या गटर्स में कितनी हमारे पास फाउल गैसेज आएंगी, कितनी हमारे पास फाउल गैसेज, कितनी बदबूदार गैसें वहाँ से निकलती हैं कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतनी वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो जाती है, इसमें वहाँ पे वेस्टेज मटेरियल हो जाते हैं कि वहाँ पे मास गैस डायरेक्ट जनरेट हो जाती है। रिएक्शन होने के बाद मास गैस, जिसको हम मेथेन बोलते हैं, वहाँ मेथेन फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर जो हमारे पास गटर है, गटर का सपोज करिए डायमीटर, इतना बड़ा गटर हम बना रहे हैं और हम फुल पानी उसमें बहा रहे हैं, कंडीशन सुनिएगा, फुल पानी बहा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो मास गैस है, शॉर्ट फॉर्म में उसको मीथेन लिखते हैं CH4, वो मास गैस क्या होगा, इतना लार्ज क्वांटिटी में होता है कि ये गटर क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, सीधे आग लग जाती है, गटर फट सकते हैं। इसीलिए जब भी गटर बनाए जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो कभी देखिएगा, जब भी गटर बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम हाफ ही बहते हैं। उसमें हाफ क्यों फ्री रखा जाता है, गैसेस के लिए रखा जाता है। और साथ ही साथ
जो ओपन स्पेस कहीं मिलता है तो वहाँ पे मैन होल बना दिया जाता है ताकि गैस वहाँ से क्या निकल सके, बाहर निकल सके। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और गटर में जब भी कोई आदमी जाता है वो क्या हो जाता है, अपने जाने से पहले उसमें आग लगा के चेक करता है कि कहीं वहाँ पे गैस तो नहीं है, क्योंकि CH4 जो मीथेन गैस होती है ये डायरेक्ट कैच कर देती है फायर को, डायरेक्ट उसमें आग लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डील करता है, सिविल इंजीनियर ही डील करता है। सॉलिड वेस्ट के बारे में, वाटर के बारे में, और जो हमारे पास पोर्टेबल वाटर सप्लाई, वाटर जो हमारे पास क्या करनी है, सप्लाई करनी है रूरल एरिया में, टाउन में, सिटीज़ में, हर लोगों के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जाएंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में तो वहाँ छोटे छोटे ऐसे टुकड़े मिलेंगे, जैसे कंप्यूटर की कंपनी में गए कंप्यूटर बहुत टूटे फूटे मिलेंगे, वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। और अगर उसको हमने मेंटेन नहीं किया अच्छे से तो वो अगर हमारे पास नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अगर मेंटेन अच्छे से नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। सपोज करिए किसी के घर का जो है, घर से जो डिकम्पोज होते हैं, जो कूड़ा कचरा हुआ, वेस्ट हुआ, हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉलिड वेस्ट, वो क्या हुआ, 1 महीने का कूड़ा कचरा आपके घर का आपके घर में ही रह गया, तो वहाँ से सोचिए कितने तरह से, बहुत सारे तरह के आपकी फ्लाइज आ जाएंगी। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ निकल के आ जाएंगी, वहाँ पे चूहे आने लगेंगे, रैट्स होते हैं, और इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ ये पैदा कर देते हैं मक्खियाँ, ये चूहे। क्यों हो रहा है, क्योंकि कूड़ा कचरा एक ही जगह पे रह गया कई दिनों तक, तो ये चीज़ें हैपन हो जाती है। तो सोचिए कि आपके जो सिटी है, उस सिटी में, आपके टाउन में ही देखिए क्या है कि एक अगर छोटे से टाउन है या फिर जो ग्रामीण एरिया होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, उनमें ये सारी प्रॉब्लम कम आती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो खुद जाके फेंक के चले जाते हैं, ओपन डंपिंग कर देते हैं घर से थोड़ी दूर पे। लेकिन जो हमारे पास टाउन है या जो सिटीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डेली हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, तो क्या उस वेस्ट को अगर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या उस वेस्ट को हम जो हमारे पास सूटेबल मेथड है उससे डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास हेल्थ के इशूज़ क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो उसको जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है या जो हमारे पास वाटर का वेस्ट वाटर है उसका स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करेंगे, सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज का मतलब कहाँ कहाँ से वो पैदा हो रहे हैं, कॉजेज क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या रीज़न है, उसका इफेक्ट क्या हमारे पास देखने को मिलेगा, और रीमेडियल मेजरमेंट कि हम दोबारा उसको कैसे हार सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें किसके बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ये सारे डील कौन करता है, तो सिविल इंजीनियरिंग की इन्वायरमेंटल ब्रांच में ये सारी चीज़ें डील की जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आपको क्या किया गया, कुछ हमारे पास वेस्ट दिया गया है, उस वेस्ट को क्या किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास आपने देखा होगा गीला कचरा, सूखा कचरा, बॉटल, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें अब अलग अलग रखी जाती हैं, ताकि कुछ इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक है, ये क्या होता है, डिग्रेडेबल होता है। डिग्रेडेबल होता है मीन्स ये क्या हो जाता है, आसानी से डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। सिमिलर वे में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम ग्लास की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इनको अलग ही करना पड़ता है, इनको अलग मेथड से हम अडॉप्ट करते हैं। और जब हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, अगर वो चीज़ें हमारे पास हैपन नहीं हुई तो हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, वाटर पोल्यूशन। यहाँ इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी देखिए कितना मटमैला, कितना गंदा दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। ये क्या आपको दिख रहा है, एयर पोल्यूशन का दिख रहा है, यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन। तो हमें हर एक टाइप का पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा अगर ये चीज़ें नहीं हुई। तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप अच्छे सिविल इंजीनियर बन के निकले तो इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मिटिगेट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर आपने रोक दिया तो हमारे आने वाली जनरेशन क्या होगी, इन सारी चीज़ों से बच सकती है, जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं। तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो उसको आप सिविल जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है उस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप प्रॉपर्ली डील करेंगे, तभी ये हमारे पास सारी चीज़ें हैपन हो पाएंगी।
और जो हमारे पास लास्ट है, जो 10वां हमारे पास है, वो 10वां हमारे पास होता है टाउन प्लानिंग, जो कि शुरू में हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो टाउन प्लानिंग होता है। इमेजेज में आपको दिख रहा है, ये इमेजेज हमने शुरू में भी देखे हैं कि इस इमेजेज के बेसिस पे कि हमारा जो टाउन है वो टाउन किस पर्पज़ का है, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग हम इसमें डील करते हैं। ऐसे टाउन प्लानिंग थे। इन टाउन प्लानिंग के चैप्टर के बाद हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक एंड हो जाएगा। तो एंड होने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में, कि न्यू टाउन्स के बारे में, अगर कोई नया टाउन है उसके बारे में डिस्कस करना, या फिर कोई सिटीज है उसका एक्सटेंशन एरिया है उसके बारे में क्या करना, प्लान करना, उसको ऑन पेपर पे ड्रॉ करना, ये सारा काम सिविल इंजीनियर का होता है। और उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है, सो दैट सूटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर अच्छा डिजाइन रहा तो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा मिलेगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हम प्रॉपरली अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली मिलेगी। लेकिन अगर हमसे डिज़ाइनिंग ही गड़बड़ हो गई तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। हमें पता है कि ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज अपने कंट्री में क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाउन प्लानिंग का जो एस्पेक्ट है, जो इसका जो हमारे पास एरिया है, वो एरिया को ध्यान और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ज़्यादा ध्यान देने के बेसिस पे ही क्या हो पाएगा, सारी चीज़ें हैपन हो पाएंगी। इसके बाद हमारे जो कुछ इमेजेज हैं, इमेजेज आपको क्लियरली दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेज हैं, ऐसे प्रॉपर्ली टाउन प्लान किया गया है। दूसरा इमेज यहाँ पे टाउन प्लानिंग का है, और तीसरा यहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग का इमेज दिख रहा है। तो ऐसे हमारे पास टाउन प्लान किए जाते हैं ऑन पेपर। ऑन पेपर पे ड्रॉ करने के बाद अगेन ये सारी चीज़ें मॉडल बनाए जाते हैं, और मॉडल बनाने के बाद ही लास्ट में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके क्लास, यहाँ